नमस्कार मित्रों, मैं जे पी राठौड़ आप सभी का बेसिक स्कूल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं हम पाठ की ओर, शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो दोस्तों, तुषार नाम का एक लड़का है जो अपनी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से उसके पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 सालों पहले तो दोस्तों, लोगों ने मात्र 150 सालों पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो दोस्तों, रेल के बाद बस आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो दोस्तों, जो मानव है उसका आरंभिक जीवन कैसा था, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो दोस्तों, जो 20 लाख साल पहले का समय है वो दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। यानी जो अतीत से 20 लाख साल पहले का जो समय है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज हमें उन्हें आखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उस समय के जो मानव थे वो आखेट संग्राहक के लिए जाने जाते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, उनका यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों वो शिकार करके अपने भोजन को संग्रह किया करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो दोस्तों, ये उनके खाने के खाद्य सामग्री थी जिन्हें वो इकट्ठा करते थे। आखेट संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो दोस्तों, वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, उसके कई कारण हैं। पहला कारण है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। यदि दोस्तों वो एक ही जगह रुक कर रहते काफ़ी दिनों तक, तो वहाँ के आसपास का जो भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, फल फूल थे, वो सारे खत्म हो जाते। इसलिए वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दोस्तों, जो हिरण हैं और मवेशी हैं वो उन्हें चारे की आवश्यकता होती है अपने भोजन के लिए। जब दोस्तों उस जगह चारा खत्म हो जाता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो इनको शिकार करके इनको भोजन के रूप में इनको उपयोग में लेते थे, वो भी इनके पीछे पीछे चले जाते थे ताकि वो अपना भोजन संग्रह कर सकें। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो दोस्तों, तीसरा कारण क्या है कि फल फूल हैं जो विभिन्न प्रकार के मौसम अलग अलग मौसमों में आते हैं, तो मौसम के हिसाब से ही लोग विभिन्न इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झरनों झीलों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, चौथा कारण है कि मानव है जो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाया करता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो दोस्तों हमें आरंभ में जो मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखिट संग्राहक किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ आखिट संग्राहक शब्द है जो अतीत में जो मानव था जो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था उसके लिए उपयोग में लिया गया है, उसके लिए यहाँ इसका उपयोग किया गया है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो दोस्तों जो अतीत में मानव ने पत्थरों और लकड़ी और हड्डियों को औजार के रूप में तैयार किया, इनसे पत्थरों के औजार आज भी बने हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे जिनसे दोस्तों वो शिकार करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी जो उन्हें जलाने के काम में और भोजन पकाने के काम में आती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो दोस्तों जो लकड़ियों का उपयोग वो ईंधन के लिए यानी जो भोजन बनाने के लिए और झोंपड़ियों बनाने के लिए भी करते थे। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं से जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दोस्तों जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें जो ये पाषाण का ये औजार दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों क्या होता था, ये पौधे की जड़ होती थी उसको खोदने के काम में लिया जाता था। जो मूल होता था उसको खोदने के काम में लिया जाता था। जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जो दोस्तों आपको दाईं तरफ जो औजार दिख रहा है यह औजार जो खाल है, जो खाल से बनी वस्तुएं होती थी उनको सिलने के उपयोग में लिया जाता था। दोस्तों रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट संग्राहक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई स्थल नदियों और झीलों के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको जम्मू कश्मीर की तरफ एक पूरा स्थल दिखाया गया है बुर्ज होम, और दोस्तों एक इधर की तरफ आपको जो पाकिस्तान की तरफ दिखाया गया है ये है दोस्तों मेहरगढ़। ये है बुर्ज होम और ये है दोस्तों चिरांद जो गंगा नदी के किनारे है। भीमबेटका, महागढ़ा, कालडी हवा और दोस्तों कोलकाता, दाओजिली हेडिंग, इनाम गांव, मुंबई। तो दोस्तों ये नदियों के किनारे बसे पुराने स्थल हैं। नीचे की तरफ और दिखाए गए हैं जैसे हुसंगी, कर्नूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली, आदिचनलोर। तो दोस्तों जो इसमें रेड त्रिकोण से दिखाए गए हैं वो पूरा पाषाणिक स्थल हैं, और जो नीले स्क्वायर के द्वारा दिखाए गए हैं वो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, और जो एक हरे या ग्रीन सर्किल के द्वारा दिखाए गए हैं वो महापाषाणिक पुरास्थल हैं। और दोस्तों जो बैंगनी कलर से आपको दिखाए गए हैं वो आरंभिक गांव हैं, जैसे इनाम गांव जो आपको दिखाई दे रहा है। एक जो स्टार के द्वारा दिखाए गए हैं जो आधुनिक नगर हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, ये आधुनिक नगर हैं। दोस्तों भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, दोस्तों भीमबेटका जो गुफाएं हैं जो आधुनिक मध्य प्रदेश में हैं। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह क्यों चुनी? क्योंकि दोस्तों उन्हें यह सुरक्षित स्थान था इसलिए उन्होंने इसे चुना। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोगों ने ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? दोस्तों एक चित्र दिखा रखा है, शैल चित्र है।
इन चित्र के बारे में बताओ। तो दोस्तों, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है कि दोस्तों, जो आरंभिक मानव था वो किस प्रकार से शिकार करता था, कहाँ वो रहता था, उन्हीं गुफाओं में उस समय की जो चित्रकला है, जो प्राकृतिक था, उसके जो क्रियाकलाप थे, उनको उस गुफाओं में उकेरा गया है। दोस्तों, जो आपको यहाँ एक गुफा दिख रही है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहाँ छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो दोस्तों, पुरास्थल वो होते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं जमीन के नीचे दब गई और जिन्हें खनन के बाद में वापस प्राप्त किया गया, उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। आग की खोज। दोस्तों, आग की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुरनूल गुफाएं ढूंढो, प्रश्न संख्या 3 में मैंने आपको बताई थी दोस्तों। नीचे की तरफ थी, दक्षिण भारत की तरफ, वहाँ कुरनूल गुफाएं थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। दोस्तों, जो शुरुआत का काल था उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से, पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसका यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल का समय 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। तो दोस्तों, जो 20,000 साल पहले से 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है, जिसको हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो दोस्तों, मानव इतिहास की लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, यानी 99% घटनाएं इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो दोस्तों, मध्य पाषाण युग लगभग आप 15,000 वर्ष के आसपास मान सकते हो, यानी 15,000 वर्ष पूर्व का जो है उसे आप मध्य पाषाण युग के में यानी मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। तो दोस्तों, जो ये मध्य पाषाण युग है, ये 12,000 से 10,000 साल पहले का माना गया है। इस काल में पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो पत्थरों के औजार बहुत छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। जो मध्य पाषाणों को दोस्तों मैथिलिथ कहा जाता है और जो लघु पाषाण है उसको माइकोलिथ कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके ध्यान रखना है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो दोस्तों, जो हत्था होता है उसे हम यहाँ मुट्ठा बोला गया है, और आरी दोस्तों जो लकड़ी काटने की होती है, उसी प्रकार के औजार यहाँ मिले हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है।
इसे नवपाषाण युग कहते हैं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो दोस्तों, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यानी दोस्तों, जो 12,000 साल पहले थी, पहले जो जलवायु थी वो काफ़ी गर्म थी और यहाँ गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो दोस्तों, लगभग 12,000 साल पहले जो मछली है वो आरंभिक मानव का भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में हम देखते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों, दोस्तों यहाँ उपमहाद्वीप भारत को कहा गया है। दोस्तों, उपमहाद्वीप यहाँ किसे कहा गया है, भारत को कहा गया है। शायद धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो दोस्तों, ये हम सोचते हैं कि उस समय जो मानव था उसने इस प्रकार का सोचा होगा और अनाज उगाना शुरू किया होगा और उसको खाने के उपयोग में लाना शुरू किया होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। दोस्तों ने पालतू किस तरह से बनाया होगा कि अपने घर के पास में चारा रखा होगा, जानवर आए होंगे, वहाँ खाते होंगे, फिर वो धीरे धीरे रोज आने लगे होंगे, फिर धीरे धीरे वो उनसे मित्रवत व्यवहार करने लगे होंगे, धीरे धीरे उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया। वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? अब दोस्तों, हम देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी बसने की प्रक्रिया का मतलब है दोस्तों, जब मानव ने वहाँ रहकर अपना निवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर उन जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशाओं में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते होंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते होंगे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते होंगे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। यानी दोस्तों, प्रजनन के लिए उन्हीं जानवरों को चुना गया जो अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। तो दोस्तों, जो मांसाहारी जानवर होते हैं या जंगली जानवर होते हैं उनके सींग भी बड़े होते हैं और उनके दांत भी काफ़ी बड़े होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अभी अपने
हमने पढ़ा है कि जो दांत बड़े होते हैं वो मांसाहारी के होते हैं और जो दांत छोटे होते हैं वो शाकाहारी के होते हैं। यानी जो छोटे दांत हैं वो पालतू सूअर के हैं, जो बड़े दांत हैं वो जंगली सूअर के हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी जो आरंभिक मानव था उसने सबसे पहले गेहूं और जौ को अपनी फसल के रूप में उगाना शुरू किया था और उसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में करने लगा था। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद में भेड़ बकरियों को। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग और संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना अत्यावश्यक था, इसलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी थी। दोस्तों, अनाज के उपयोग हम बीज के रूप में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में करते हैं और भंडारण के लिए करते हैं। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक